नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे लेबनान। हालात बुरे हैं, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं जिस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है। हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप थी उसके अधिकतर लोग मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पे लगातार अटैक हो रहा है, वही नहीं बल्कि दूसरी जगहों पे भी हो रहा है और गाजा के जैसी हालत बनती नजर आ रही है। जो इसराइल की मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसका कोई मैच इनके पास है नहीं। दूसरी बात ये कि इनके पास जो कुछ भी थोड़े बहुत वेपन है जिनसे ये टारगेट कर सकते हैं इसराइल की सैन्य ठिकानों पे या उनके पावर प्लांट्स पे या एयरपोर्ट्स पे या उसको, लेकिन अगर वो एक ठिकाने पे भी अटैक करेंगे तो इसराइल इनके 50 ठिकानों को डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए इनको 10 बार सोचना पड़ेगा कि क्या करे, अटैक करे या न करे। दूसरी बात यह है कि ये युद्ध जो है, इतना पावर जो शक्ति इसराइल के पास इस समय है वो अमेरिका की बदौलत है, क्योंकि अमेरिका ने जो उसको नए वेपन सिस्टम सप्लाई किए हैं और फिर उसके अलावा जो नए फाइटर प्लेन्स हैं उनके पास, F-35, F-16 और इस तरह के, तो वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्लेन्स हैं जिनका कोई मैच मैं समझता हूँ किसी अरब कंट्री में नहीं, ईरान समेत किसी के पास नहीं कोई मैच उनका। बंकर बस्टर बॉम्ब्स जिस तरह के हैं उनके पास, वो जमीन के अंदर डीप 30 मीटर 25 मीटर दूर अंदर जाके वहां पे बस्ट होते हैं तो पूरी बिल्डिंगें गिर पड़ती हैं। और अंदर भी जहाँ पे हिजबुल्लाह के चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह को मारा है वो अंदर थे। अंडरग्राउंड एक फैसिलिटी थी, 14-15 स्टोरी बिल्डिंग के नीचे। पूरी बिल्डिंग ही नहीं, बगल अगल बगल की कई बिल्डिंगें गिर गई, कई सौ लोग उसमें फंस। तो इमेजिन कर सकते हैं 2000 पाउंड से भी ज्यादा का बॉम्ब था। ये बॉम्ब जितने भी हैं ये इलीगल हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियम के हिसाब से इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बैंड भी बन है। मगर इसराइल को इसकी कोई फिक्र नहीं क्योंकि अमेरिका उनके सपोर्ट में है। दूसरी बात यह है कि पूरी तरह से डिवास्टेशन हो रहा है लेबनान के अंदर, लोग मर रहे हैं। ये शॉक एंड ओ वाली टैक्टिक्स सप्लाई करते हैं। ये शॉक एंड ओ वाली टैक्टिक्स जो होती है वो चंगेज खां की भी थी, ऐसे ही प्रेजेंट आते ही मार डालो, चार्ज। तो उससे ये होता है दहशत बैठ जाती है दिलों में लोगों की, और उसी के ऊपर फिलहाल अमल हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि अब ये देखना कि हिजबुल्लाह की क्या कैपेबिलिटी बची हुई है, कितना टाइम लगेगा इनको रीग्रुप होने में। और इसी की एक बात तो तय है कि रेसिस्टेंस तो नहीं खत्म, जब तक ऑक्यूपेशन है रेसिस्टेंस चलता रहेगा। हिजबुल्लाह शायद कमजोर हो जाए, खत्म हो जाए, उसको अलग बात है, लेकिन ये 5 साल 10 साल 4 साल में दूसरा ग्रुप, ये इसमें से बहुत से फाइटर दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे या हिजबुल्लाह को स्टार्ट कर देंगे, दोबारा से उसमें शक्ति डाल देंगे। ईरान सपोर्ट नहीं करेगा तो कहीं और से सपोर्ट उनको मिल जाएगी। इसलिए कि ये जुड़ा हुआ है मसला ऑक्यूपेशन के साथ। और ये कि ये अब आज से नहीं चल रहा, सन 75 से चल रहा है। पहले अमल थी, अमल जब कमजोर हुई तो हिजबुल्लाह हुई, हिजबुल्लाह के बाद अब कोई और भी आ सकता है। इस तरह की बातें हैं, ये तो बहुत मुश्किल है। अब ये देखना ये क्या ग्राउंड फोर्सेस इसराइल के अंदर आते हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम वहां पे आएंगे और वहां पे अपना डिप्लॉयमेंट करेंगे, बॉर्डर का जो एरिया है लिजानी रिवर तक का खाली कराएंगे और वहां पे, ताकि कोई फ्यूचर को में खतरा ना हो उनको इसराइल के अंदर, खासतौर से नॉर्दर्न इसराइल के अंदर जहां से लेबनान से लगातार हिजबुल्लाह फायरिंग कर रहा था अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स को, और जिसके चलते हुए 60,000 से भी अधिक इसराइल के इसराइलीज को उस एरिया को खाली करना पड़ा। अब ये देखना है कि नए लीडरशिप कौन है। नया नाम जो आया है मीडिया में इस वक्त जो चल रहा है वो हाशिम सफीउद्दीन का नाम आ रहा है। ये भी एक मौलाना है और इनके कजिन है, नसरुल्लाह के सैयद हैं, यानी प्रॉफिट की फैमिली से हैं। ब्लैक टर्बन इनका भी है। और फिर दूसरी बात यह है कि शोरा काउंसिल के ये मेंबर भी हैं
और बहुत ज़बरदस्त स्पीकर हैं, फायरी स्पीकर हैं, बहुत अच्छे मोबिलाइजेशन में ये काफ़ी इनकी पकड़ है, इनको माना जाता है कि वहाँ के ऊपर नॉन फैक्ट फिगर है ये वहाँ पे। इन्हीं ने भी ईरान में तालीम हासिल की है, खासतौर से के अंदर, और इनका ईरान से बड़े घने संबंध है। और कासिम सुलेमानी से इनके लड़के या लड़की की शादी भी, उनके लड़के या लड़की से साथ शादी भी हुई, तो बहुत क्लोज है। फिलहाल जो है वो नईम कासिम, जो इस वक्त डिप्टी चीफ थे, वो हिजबुल्लाह के जो है सरबराह बन गए हैं, चीफ के हैसियत से उनका। इसराइल के अंदर नई कैबिनेट, जो कैबिनेट है उसके अंदर एक और इजाफा हो गया, एक और आदमी, नया आदमी है, जो कि पुराना इनका उससे नहीं बनती थी, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उसकी नहीं बनती थी। उनका नाम है गिदोन सार। गिदोन सार जो है ये भी बहुत जो है हॉक है, बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट इनके व्यूज हैं। जिस तरह के हमने देखा है कि इजरायली कैबिनेट में दूसरे जो मेंबर्स हैं उनके उसी तरह के इनके भी हैं। यानी ये कि जो बेस्ट टाइम है, ये उन लोगों का मानना है कि इस टाइम के अंदर एक तो ग्रेटर इसराइल को बना लेना, फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर, और फिर उसके बाद वेस्ट बैंक को जितना खाली हो सके खाली करा लो, जॉर्डन की तरफ फिलिस्तीनियों को बना भेज दो। इसलिए कि अब वो ये कह चुके हैं कि वेस्ट बैंक जो है ये बिब्लिकल लैंड है, इसराइल की जमीन है, वो उसको उसके अंदर, वो इसराइल के अंदर लड़ाई है इन लोगों के आतंकवादियों के साथ, ये उनका मानना है। वो उसको खाली कराने के लिए इस वक्त उनको यूएस की भी सपोर्ट है, पश्चिमी देशों की भी सपोर्ट है, और वो समझते हैं कि ये कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि अमेरिका जो है वो अपनी जो उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको और बढ़ा रहा है, यानी एयर पावर को भी बढ़ा रहा है, ग्राउंड फोर्सेस भी आ रहे हैं, उसके जो फोर्सेस हैं वो साइप्रस में भी वो डिप्लॉय कर रहा है, इसराइल से करीब है। फिर उसके अलावा ये है कि पर्शियन गल्फ में और खाड़ी के देशों में, और कतर और बहरीन जहाँ पे सेंट्रल कमांड के एयर हेडक्वार्टर कतर में है, और जो अमेरिका की सेंट्रल कमांड है उसके ग्राउंड फोर्सेस जो है वो बहरीन में, इन सब जगहों पे, प्लस समुंदर में चारों तरफ उसके नेवल शिप्स और ये सब बढ़ रहे हैं। बहुत से लोगों का मानना यह है कि ये इनकी जो संख्या बढ़ रही है वो एक्चुअली ईरान के हिसाब से बढ़ रही है। उन्हीं ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने और वहाँ के स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन सब ने वार्न किया है कि इसराइल के खिलाफ ईरान कोई कदम ना उठाए। अब देखना यह है कि ईरान का क्या कदम होगा, उस पर अभी हम बात करते हैं। ये है कि ईरान के पास ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है जो इसराइल के साथ लड़ सके। ये जो उसके पास वेपन सिस्टम है ये इनइफेक्टिव है। और दूसरी बात यह कि इसराइल की अगर ईरान पे अटैक होता है तो वही स्ट्रेटजी होगी जो अमेरिका की इसराइल पे थी, इराक की बाढ़ में थी। उनकी कोशिश ये होगी कि उनके पास सुपीरियर एयर पावर है, उनकी कोशिश ये होगी कि जहां जहां भी इनकी फोर्सेस हैं ईरान की, उनको वहीं पे अटैक कर, ताकि वो बाहर तक न निकल पाए। और दूसरी बात ये कि अमेरिकन जब अटैक करते हैं, या इसराइल जहां भी अटैक करेगा, ईरान पे खास तौर से करेगा, तो इनके मिलिट्री टारगेट के साथ साथ इकोनॉमिक असेट्स यानी पावर स्टेशन, पोर्ट, एयरपोर्ट, ऑयल डिपो, एनर्जी सिक्योर, एनर्जी यानी जो उनकी रिफाइनरीज, इस तरह की जितने भी चीजें हैं उन सबको करें को डिसेबल कर देगा, डैमेज करेगा, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ध्वस्त कर देगा। ईरान ने बहुत सुंदर अपना डेवलपमेंट, अपना मुल्क को डेवलप किया है। तेहरान दुनिया के चंद खूबसूरत शहरों में से एक बन चुका है दोबारा से। और फिर उसके बाद ये भी है कि और दूसरे शहर भी बहुत अच्छे हैं, उनकी रोड्स और उनके जो रेल नेटवर्क है ये सब यूरोपियन स्टैंडर्ड का है। सफाई सुथराई के साथ साथ फिर साइंस टेक्नोलॉजी और दूसरे क्षेत्रों में उन्होंने काफी डेवलपमेंट किया है। वार के मतलब ये है कि वो सब
अब ये देखना ये है कि ईरान कैसे आने वाले समय में लेता है। इसी के लेने का वॉर में जाने का मतलब ये है कि तबाही ईरान की। इसी के मैंने पहले भी कहा था कि ईरान ने जो कुछ भी अपनी शक्ति को बनाया वो इसराइल की पैरिटी से, लेकिन इस वक्त जो युद्ध हो रहा है तो बेसिकली देखा जाए तो अमेरिका के साथ इनको लड़ना होगा। क्या वो अमेरिका के साथ लड़ने के लिए तैयार है? मुझे नहीं लगता कि अरब देशों का जहां तक सवाल है, ईरान के पक्ष में कोई नहीं सपोर्ट में आएगा। हाँ, स्टेटमेंट्स यूनाइटेड नेशंस में रशिया चाइना, इसलिए कि कोई किसी दूसरे की जंग नहीं लड़ता। और दूसरी बात यह है कि अरब पर्शियन राइवलरी भी बहुत पुरानी है। अरबों को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि ईरान कोई बड़ा रोल पश्चिम एशिया में करे और उसका इन्फ्लुएंस वहां पे बढ़े। और वो पहले भी चाहते थे कि इसराइल अमेरिका उसको ध्वस्त कर दे। उसके लिए पैसा देने के लिए भी खाड़ी के देश तैयार थे और एयर कनेक्टिविटी भी इसराइल को दे दी गई थी ताकि उनकी एयर स्पेस को इसराइल यूज कर सके। तो कोई सवाल नहीं होता कि यार, लेकिन एक चीज तय है, ईरान के साथ जो कुछ भी होगा या जो कुछ हिजबुल्लाह के साथ हो रहा है, अरबों की भी जो थोड़ी बहुत उनको इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने की क्षमता मिल रही थी, वो अब सब खत्म। अमेरिका का टोटल ग्रिप, अमेरिका इसराइल का पश्चिम एशिया पे होगा। सभी देशों को इसराइल के साथ संबंध करने पड़ेंगे, अधिकतर यहाँ के जो देश है, और इसराइल और अमेरिका के बताए हुए रास्ते पे चलना होगा। यानी अरब लड़े या न लड़े, उनके बहुत बुरे हाल हो जाएंगे बगैर लड़े। देखना यह है कि सऊदी अरेबिया बहुत बोल्ड डिसीजंस लिए थे। वो ब्रिक्स की मेंबरशिप वो चाह रहे थे, वो के लिए इच्छुक थे। वो उन्हीं ने ईरान से अच्छे संबंध बना लिए थे। उन्हीं ने जो है, फिर उसके अलावा ये था कि कतर के साथ अपने दोबारा से रिश्ते बनाए। फिर हम हूती रेबल के साथ अमन शांति की वार्ता शांति वार्ता शुरू कर दी है। फिर उसके अलावा ये भी था कि वो वहाँ पे डेवलपमेंट प्लान उनका मैसिव था। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेने की बात कर रहे थे, लोकल करेंसी में ट्रेड। क्या अब ये कर पाएंगे आने वाले समय? मुझे नहीं लगता, उनको बहुत मुश्किल होगी करने में। और दूसरी बात ये कि सभी देशों के दिल में, खासतौर से वहाँ की जो रिजीम्स है उनके दिल में डर बैठ गया। और इसीलिए ये इस तरह के ऑपरेशन लेबनान में हो रहे हैं और हो सकता है कि ईरान में भी हो, इसलिए कि युद्ध फैलता जिस तरह की तैयारी है मिलिट्री अमेरिका की, अमेरिका इसराइल की, उससे लगता है कि ईरान तक जाएगा। क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अरब देश अगर ये सोच रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी है अरब जनता का कोई वहां के ऊपर असर नहीं है, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। अब जनता की पावर तो डेमोक्रेसी में ही होती है। अरब देशों में जो नेशनल इंटरेस्ट होता है, वो भी जो वहाँ के रूलर होते हैं उनका नेशनल इंटरेस्ट, वही कंट्री का भी नेशनल इंटरेस्ट। ये आने वाला समय बताएगा कि क्या हालात होंगे। फिलहाल ये है कि युद्ध जो है हिजबुल्लाह का जारी है वहां के ऊपर लेबनान की। दोबारा से फिर से एक बार, मैं समझता हूँ तीसरी या चौथी बार तबाही होती भी नजर आ रही है। इसराइल को पूरा समर्थन जो है अमेरिका पश्चिमी देशों का पूरी तरीके से हासिल है। और, और उनका जो बेसिक लक्ष्य है, न केवल हिजबुल्लाह की को हमेशा के लिए खत्म करने का या हमस को खत्म करने का, बल्कि उनका जो लक्ष्य है वो ये भी है कि वो हूती रेबल और शिया मलेशिया इराक की, उनको भी खत्म कर। और अमेरिका का अल्टीमेट गोल जो है वो अभी बाकी है, ईरान में रिजीम चेंज का, और फिर दूसरी तरफ ये कि सीरिया में भी रिजीम चेंज का। और ये है कि वहाँ के ऊपर अपना दोबारा से उसका जो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कम हुआ था उसको दोबारा से रीस्टैब्लिश करना। तो आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और
अपील करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।